सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक दशा। इनका आर्थिक जीवन कैसा था, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आर्थिक जीवन में कृषि, पशुपालन, किसी भी देश की आर्थिक दृष्टि को अगर हम देखें तो सबसे पहले वहाँ की कृषि को देखेंगे, फिर वहाँ का पशुपालन कैसा था, वहाँ के शिल्प उद्योग कैसे थे और वहाँ पर व्यापार किस देश से कैसे होता था, आयात निर्यात के बारे में देखेंगे तथा इनकी मोहरें और लिपि के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ के जो आधे से ज़्यादा नगर थे वो नदियों के किनारे विकसित थे, इसलिए यहाँ पर कृषि अच्छी होती थी तथा यहाँ की जो मिट्टियाँ थी, मिट्टी भी अच्छी पाई गई हैं। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का प्रमुख स्थान था और कृषि महत्वपूर्ण स्थान रखती थी अपना। और यह सभ्यता जो थी वो अपनी सहायक नदियों के सहारे विकसित हुई, जिससे कृषि की उर्वरता बढ़ जाती है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि कृषि को जो एक जिसकी यानी कि जो मोहरें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता से, एक ऐसी मोहर मिली है इसमें योनि से एक वृक्ष को निकलते हुए दिखाया गया है, यानी कि जिससे यह सिद्ध होता है कि उर्वरता व जननी के रूप में माता की शक्ति को भी स्वीकार किया गया है, यानी कृषि के माध्यम से बताया गया है, वृक्ष के माध्यम से। यहाँ पर जो कृषि होती थी वो नवंबर और दिसंबर में बोई जाती थी। किसान अपने खेतों में नवंबर दिसंबर में बोते थे और मार्च अप्रैल में यहाँ की जो फसलें थी वो काट ली जाती थी। मुख्यतः अगर हम कहें तो यहाँ पर रावी की फसलें बोई जाती थी। इस सभ्यता के लोगों को मूलतः 9 फसलों का ज्ञान था। आइए देखते हैं वो फसलें कौन कौन सी थी। गेहूँ, कपास, सरसों, तिल, जौ, तरबूज, खरबूज, मटर व राई थी। अगर हम देखें कि साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अगर हम देखें तो चावल के जो साक्ष्य थे वो हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुए हैं और मोटे अनाज की जो फसलें थी रागी, ज्वार, कोदो के साक्ष्य वो रोजती से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर बाजरे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का महत्व निम्नलिखित था। कुछ पशुओं का अंकन मोहरों पर भी हुआ है। यहाँ पर खेत जोतने के लिए, क्रय विक्रय करने के लिए, परिवहन के लिए तथा धन कमाने के लिए पशुओं को बेचा जाता था। और पशुओं की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो मुख्य रूप से गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, बाघ, बकरी, ये मुख्य पशु थे। बारहसिंगा, ऊँट। अगर हम देखें तो घोड़े का कंकाल हमें सुरकोतड़ा से प्राप्त हुआ है तथा घोड़े के जो जबड़े के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं और रानाकुंडई से हमें घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो गाय, ऊँट और घोड़े के साक्ष्य जो थे वो मोहरों पर नहीं अंकित थे। गाय का अब पूछा जाए कि गाय और ऊँट जो घोड़े थे इनका अंकन मोहरों पर हुआ था, तो इनका अंकन मोहरों पर नहीं हुआ था। प्रमुख जो पशु थे वो एक श्रृंगी बैल था, या इसकी पूजा भी की जाती थी, बिशप पूजा मोहनजोदड़ो में। सिंध सभ्यता की जो मोहरें थी, मोहरों में सिंह का अंकन नहीं है, लेकिन अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखें तो मेसोपोटामिया में सिंह का अंकन है। इस आधार पर भी हमने कहा था कि मेसोपोटामिया और सिंध की जो सभ्यता थी वो दोनों अलग अलग हैं। उन मेसोपोटामिया से सिंध सभ्यता का जन्म नहीं हुआ है। शिल्प और उद्योग धंधे। अगर हम शिल्प और उद्योग धंधे में देखें तो पहले मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग, मृतभांड उद्योग, मनका तथा सीप। अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो ये सूती, ऊनी तथा कढ़ाईदार सादे कपड़े भी पहनते थे। मृतभांड में मिट्टी व धातु के बने होते थे। चाक एवं हाथ से बनाए जाते थे और चाक की खोज तो नवपाषाण काल में ही हुई थी। वर्तमान में मुख्यतः लाल रंग का यहाँ प्रयोग कर मृतभांड बनाए जाते थे और काले रंग से उन पर चित्रकारी होती थी ज्यामितीय संरचना में। ऐसा हम सोथी संस्कृति में ऐसा हम देख सकते हैं। मनका बनाने के उद्योगों के साक्ष्य जो थे कारखाने वो लोथल तथा चन्नू दड़ों से प्राप्त हुए हैं। ये मिट्टी के
से बनते थे। गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर, चांदी और सोना था जो मन का उद्योग था। सीप उद्योग के साक्ष्य में लोथल व बालाकोट से प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं वाणिज्य और व्यापार और वाणिज्य पर। अगर हम किसी देश के व्यापार को देखें तो सबसे पहले वहाँ की दशा व दिशा कैसी थी, किससे आयात करते थे, निर्यातित वस्तुएं क्या थी, व्यापार के क्रय विक्रय के माध्यम क्या थे, किस चीज़ से व्यापार किया जाता था, और परिवहन के साधन ले जाया जाता था, कैसे लाया जाता था, इन सब को देखें। तो व्यापार की दशा व दिशा के बारे में देखें तो व्यापार दो प्रकार से था, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, न दूसरों देशों से व्यापार, अपने देश से व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखें तो सुमेरियन व मेसोपोटामिया, मिस्र, फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान एवं ईरान से होता था। इन सब से इनका व्यापार होता था। क्योंकि कुछ, अगर हम मिस्र के मम्मी के मॉडल की बात करें तो जो लोथल से प्राप्त हुआ है वो हमें का मिस्र से भी प्राप्त हुआ है, तो जिससे पता चलता कि यहाँ के जो थे आदान प्रदान, यहाँ व्यापार होता था, इसके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं, जैसे उर, किस, लगस, टेपर, टेलरसर, निपुर व हमा से प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया से छोटी बेलनाकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में बड़ी बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। मिस्र से मॉडल मिला है, मम्मी का मॉडल मिला है जो कि गुजरात से प्राप्त हुए हैं, परंतु मिस्र से इनका कम व्यापार था। अगर हम फारस की खाड़ी में देखें तो दो स्थान है, एक फैलका व बहरीन, इससे इनका व्यापार होता था। सुमेरियन सभ्यता में एक वंश था शारगोन, और वहाँ की राजा का नाम था आर्काड। उनका एक अभिलेख मिला है सारगोन नाम से, उसमें 3 स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एक मेलुहा, दिलमुन, मगन। ये 3 स्थल, मेलुहा, मगन, दिलमुन फारस की खाड़ी में स्थित एक देश था, और जो बहरीन था यह विश्राम स्थल था, यह एक विश्राम स्थल था। यहाँ पर जो नावें आकर इकट्ठा होती थी और यहाँ पर सामानों को इकट्ठा किया जाता था। मगन का संबंध जो है वो मकरान या बलूचिस्तान से है। मेलुहा का संबंध जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। और बहरीन जो था, बहरीन को सूर्योदय का देश, साफ सुथरे नगर का देश तथा हाथियों का देश कहा जाता था। अफगानिस्तान एवं ईरान से इनका संबंध था आयात निर्यात का। तो देखिए, ये अफगानिस्तान और ईरान से शीशा, चांदी, फिरोजा का आयात करते थे। इस प्रकार हम इन सभी साक्ष्यों के आधार पर यह कह सकते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था वो अंतर्राष्ट्रीय भी था, विदेशों से भी इनका व्यापार होता था।